पहले आप इस त्रिभुज को देखो, आराम से समझो इस बात को। ये 90 डिग्री का कोण है, ये एंगल थीटा मान लिया, और थीटा के सामने वाला ही लंब होता है। ये इस थीटा के अनुसार ये लंब है, और ये आधार है, और ये कर्ण है। यदि कोई बोले कि इस कोण के हिसाब से क्या होगा, तो इस कोण के हिसाब से ये लंब हो जाएगा। ठीक है, आपको ये याद करना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये आपको 6 त्रिकोणीय मिति अनुपात को ऐसे पढ़ना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। और आपको एक और चीज याद रखना है, वो है लाल कक्का, L A L, लाल, और इसके बट्टे में कक्का लिखना, K A। L4 होता है बेटा लंब, K4 कर्ण होता है बेटा, और A4 आधार होता है। इतना याद रहेगा ना। और जो बेटा सेक का जो उल्टा है वो है कॉस। साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A/L, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो क्या लिखेंगे, K/A, और कॉसेक है साइन का उल्टा, तो इसको क्या लिखेंगे, K/L लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा समझ में बेटा। जब ये बात समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। और आपको जान के हैरानी नहीं होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री घटो थीटा, कॉस 90 डिग्री घटो थीटा, टेन 90 डिग्री घटो थीटा, कॉट 90 डिग्री घटो थीटा, ये सब फॉर्मूला क्या होता है सर, तो आपको सीधे सीधे मैं याद करवा दूंगा। साइन 90 डिग्री घटो थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री घटो थीटा होगा साइन थीटा, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का क्या हो जाएगा बेटा, कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री घटो थीटा बराबर टेन थीटा। और बाकी यहाँ देख लो, साइन कॉस टेन, कॉट सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक कॉसेक। तो सेक 90 डिग्री घटो थीटा किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर, और कॉसेक 90 डिग्री घटो थीटा किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया, इसको नोट करो। दूसरा बात दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इतना ही नहीं, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 ही होता है। ये फॉर्मूला याद कर ले। उसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करोगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ थीटा का मान देखेंगे वाले हम लोग, डिग्री में उसका क्या वैल्यू होता है वो देखने वाले हम लोग। हम लोग देखेंगे, ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे थीटा मान निकलने वाले, यहाँ लिख लेंगे 0, 30, 45, 60 और 90। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0, 30, 45, 60, 90 है। आपको पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट याद है, पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, और सब के बट्टे में क्या लिख दो, 4, और इस पूरे पर लगा दो अंडर रूट। ये आपको जो मिला है दोस्तों हमारा मान, हो ये साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का मान मिल गया। इसका मान 0 के बराबर होगा।
इसका मान 1/2 के बराबर होगा, काट लो, एक का वर्गमूल ऊपर में 1 और √2 तो फंस गया, √3/2 और 4/4 कितना होगा, 1 के बराबर। कॉस में कुछ मत करना दोस्तों, 4 3 2 1 0 और सबके अपॉन में क्या दे देना, 4 और इस पे लगा देना √, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू कितना होगा, √3/2, ये 1/√2 और ये 1/2 होगा और ये 0 के बराबर। tan क्या होता है दोस्तों, tan होता है साइन और कॉस का रेशियो होता है, sin/cos थीटा बराबर sin θ/cos थीटा tan थीटा होता है, तो 0/1 0 होगा। इसको भागा करोगे 1/√3 मिलने वाला है, इसको इससे भागा करो 1 मिलेगा, इसको इससे भागा करो √3 मिलेगा और ये नॉट डिफाइंड। तो 0 30 45 60 90 डिग्री का मान हम लोग इतना सहूलियत से हम लोग याद रख सकते हैं। आप फिंगरप्रिंट पे याद रख सकते हैं, ये 0 30 45 60 90 5 फिंगर दिख रहा है ना, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। इसी तरह से साइन में आप ऐसे चलेंगे 0 1 2 3 4, आपको मान के चलिए आपको 45 डिग्री का मान चाहिए, तो 0 30 45 0 1 2 और 2 के बट्टे में क्या जाएगा, 4 जाएगा और अंडर रूट लगा देंगे, हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। सपोज हम लोग को cos 60 डिग्री का मान चाहिए, cos 60 डिग्री का मान कैसे निकालोगे, 0 30 45 60 4 3 2 1 1/4 अंडर रूट लगाएंगे 1/2 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग सारा वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है तो बोलो यस बेटा। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, वृत्त को देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम लोग, वृत्त को। वृत्त हम लोग किसी भी समतल में किसी बिंदु को केंद्र मानकर और एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर यदि हम लोग बिंदुओं का समूह खींच ले तो चित्र बनेगा, जो चित्र बनेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, वृत्त कहेंगे। ठीक है, ये वृत्त का त्रिज्या है, ये O से लेकर के A तक ये त्रिज्या है। ठीक है, और ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला क्या है, वृत्त को, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। और ये वृत्त हम लोग इस तरह से खींच लिए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr², परिधि दोस्तों 2πr होता है। और जब इसी में हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या के द्वारा खंड करते हैं एंगल थीटा पर, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुना πr² होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखने वाले दोस्तों, ये तो इतना तो देख लिए। अब जो दोस्तों वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड वो जीवा और उसके संगत चाप के द्वारा जो हम लोग जो खंड देखते हैं या क्षेत्र देखते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, वृत्तखंड। वृत्तखंड दो तरह का होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। लेकिन हम लोग अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या होगा, यदि हम लोग को सीधे सीधे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है तो ये होगा 1/2 गुना r² इंटू साइन थीटा के बराबर। तो वो कैसे निकालेंगे हम बताएंगे आपको डिटेल में बाद में, लेकिन पहले ये बात को नोट कर ले। अब हम लोग क्षेत्रमिति का कुछ सूत्र को देखने वाले हैं। घन का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, जहाँ ये भुजा है और ये होगा भुजा क्यूब के बराबर। घनाभ का जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, ये कुल क्षेत्रफल है दोस्तों। और ये
जो आयतन होगा वो होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई के बराबर। बेलन का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच के बराबर। शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर इंटू एल प्लस आर के बराबर होगा। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा दोस्तों पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल, ठीक है। और जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई इंटू बड़ा आर प्लस छोटा आर इंटू एल प्लस पाई छोटा आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। और जो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा दोस्तों वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होगा। शंकु के छिन्नक का आयतन कितना होगा तो 1/3 पाई इंटू बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर इंटू एच के बराबर होगा। शंकु का आयतन कितना होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। तो ये हम लोगों का सूत्र है, इसको याद कर ले। यहाँ से सीधे सीधे आपको कुछ भी प्रॉब्लम करने में काम आएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा यहाँ से। हम लोग थोड़ा सा अर्धगोला को देख लेते हैं। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा 3 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसका जो आयतन होता है दोस्तों वो 2/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। बात समझ में आया तो बोलो यस और नोट करो इसको बेटा। अब हम लोग संख्यांकी के कुछ सूत्रों को देखते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य जो होता है दोस्तों वो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। मतलब यदि कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हम लोग लिखे तो वो माध्य होता है। ए प्लस डी बार बच्चा ये जो पहला वाला सूत्र है ना इसको कहा जाता है दोस्तों प्रत्यक्ष विधि और ये है दोस्तों हम लोगों का कल्पित माध्य विधि। ए प्लस डी बार जो है जहाँ पे डी बार का मान क्या होता है सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई और ये क्या है कल्पित माध्य। फिर हम लोग देखें ए प्लस एच यू बार, वहां पे यू बार का मान सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई है। लेकिन ये जो माध्य निकालने का तरीका है, माध्य को एक्स बार से सूचित किया जाता है, ये जो माध्य निकालने का तरीका है इसको क्या कहा जाता है दोस्तों पग विचलन विधि। क्या कहा जाता है पग विचलन विधि। जहां पे ए कल्पित माध्य है, ठीक है ना, एच क्या है वर्ग की लंबाई और यू बार का मान तो देख ही रहे हो क्या है। हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो माध्यक निकालते हैं उसका सूत्र क्या होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। कौन क्या चीज है हम लिख लिए हैं यहाँ पे। एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन है कुल बारंबारता, सी एफ है माध्यक वर्ग की पूर्व संचयी बारंबारता, एच है वर्ग अमाप या वर्ग की लंबाई। अब माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं बारंबारता को देख करके और फिर हम लोग एन बाई टू मान देखते हैं किधर है संचयी बारंबारता में, उसके हिसाब से हम लोग माध्यक निकालते हैं। यहाँ पे सम विषम नहीं किया जाता है, यहाँ पे सीधे सीधे n बाई टू का मान निकाल करके देखा जाता है किधर है माध्यक वर्ग। हम लोग दोस्तों देखेंगे बहुलक। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक होता है दोस्तों l प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू और इसको क्या चीज से गुना कर देते हैं हम लोग h से गुना कर देते हैं। फिर से यहाँ पे l है माध्यक वर्ग नहीं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। l क्या है दोस्तों बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1, F0 और F2 क्या क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता दोस्तों ये है बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। और h के बारे में क्या कहना है, h है वर्ग अमाप या वर्ग की लंबाई है। यही हम लोग माध्य माध्यक बहुलक देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको जल्दी से देख ले दोस्तों। बहुलक और माध्यिका जो होता है वो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए वर्गीकृत आंकड़ा और अवर्गीकृत आंकड़ों में अंतर होता है दोस्तों। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए पहले बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दिए गए आंकड़ों में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है।
वही आंकड़ा, वही फ्रैक्शन उसका बहुलक हो जाता है। ऑब्जेक्टिव आराम से कर लोगे यहाँ से। माध्यिका निकालने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, उस दिए गए आंकड़ों को आरोही अवरोही क्रम में सजा लेते हैं और देखते हैं उसकी संख्या n सम है तो क्या लगाते हैं फॉर्मूला n/2 मान प्लस n/2 प्लस 1 मान/2, और यदि n विषम हो तो n+1/2 मान, ये हम लोगों का आंसर हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात दोस्तों जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है वो ये है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। इसको एक्सपेंड करके आप कुछ भी ला सकते हो, यहाँ पे जो भी एग्जाम में पूछा जाएगा उसका जवाब आराम से दे दोगे। प्रायिकता क्या होता है दोस्तों, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम होता है, और पी प्लस पी बार बराबर 1 होता है, क्योंकि होने का और नहीं होने का संभावना का जो सम है वो 1 होता है, और प्रायिकता का जो मान होता है दोस्तों वो 0 और 1 के बीच में होता है। मिनिमम मान 0 होता है, अधिकतम मान 1 के बराबर होता है। किसी निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होता है, अनिश्चित घटना असंभव घटना का प्रायिकता 0 के बराबर होता है। और दोस्तों एक बात संख्यांकी में और, कि कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण जहां इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, वहां से यदि हम लोग परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर खींच दे तो वो एक्स का जो निर्देशांक होगा वही बहुलक होगा। क्या होगा, बहुलक होगा। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। a बराबर बी क्यू प्लस आर में आर का जो रेंज होता है वो क्या होता है, 0 से b के बीच में होता है। r 0 के बराबर हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। आपको मैं शॉर्ट में भी समझाते हुए चला जा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ाता तो थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाता, लेकिन चूंकि आपको अभी जल्दी से एग्जाम के लिए हमको फॉर्मूला देना है तो इसलिए मैं स्पीड में जा रहा हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकालते हैं बच्चों, एचसीएफ निकालते हैं। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो परिमेय संख्या का रूप क्या होता है, पी बाई क्यू। इस तरह के क्वेश्चन सीधे तो नहीं आएंगे, लेकिन वो देंगे आपको क्वेश्चन करने के लिए कि इन्हें पी बाई क्यू के रूप में बदलो। कुछ नंबर्स दे रहे होंगे, या तो वे शांत हो सकते हैं या अशांत हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन शांत है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 या 5 या दोनों है तब तो शांत होगा, अन्यथा क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। यदि हमारे बातों को स्पीड में नहीं समझ पा रहे हो तो बैक योर वीडियो एंड अंडरस्टैंड दिस। आप अपनी वीडियो को बैक करेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। बहुपद का चरघात एक पूर्ण संख्या होता है, सबको पता होगा। ऐसा ये लाइन क्यों लिखा है सर, ये लाइन हमने इसलिए लिखा दिया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो जहां देख लेना चर का घात पूर्ण संख्या होगा वही क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं घात के अनुसार, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। तो रैखिक बहुपद का घात 1 होता है, ठीक है ना। शून्यक कैसे निकालते हैं, तो ये द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इसे द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटे, जहां अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c/a। और आपको जान के हैरानी नहीं होना चाहिए कि जो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बनाने का जो सूत्र है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहां अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वह परवलयकार होता है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो हम लोग वास्तविक संख्या को कितना शॉर्ट में खत्म कर लिए। इस हिसाब से आप भी इसको याद करें ताकि आप एग्जाम को सावधानी से दे सके। अब दोस्तों जरा इस फॉर्मूला को देखते हैं। त्रिघात बहुपद जो है उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बराबर होता है। ठीक है, यदि इसका शून्य अल्फा बीटा और गामा हो, ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे होगा। और इसके गुणनफल का सम, गुणनफल का योग अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होगा, c/a के बराबर हो। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर होगा, -d/a के बराबर होगा। अब हम लोग चले आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में।
यदि त्रिघात बहुपद आपको बनाना हो तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, पहले ये देख लो। बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, ठीक है। इसमें माइनस का फॉर्मूला होगा, इसमें माइनस का नहीं, इसमें प्लस का, और लास्ट में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। क्या हो जाएगा त्रिघात बहुपद का सूत्र, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0 होगा। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जो जनरलाइज किया गया, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है ये सामान्य सूत्र है दोनों। उसके लिए कंडीशन ये है कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें क्या बात होता है, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो, मतलब ये x का गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो यदि बराबर नहीं हो तो ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा, हल अद्वितीय होगा, ठीक है ना, इसको संगत हल भी कहते हैं। यदि इस तरह का रेशियो होगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। और जैसे समांतर होता है दोस्तों, देखो एक भी जगह टच नहीं किया तो कोई हल नहीं होगा, इसको विरोधी हल भी कहा जाता है। और जब सारा का सारा रेशियो बराबर हो जाए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तब इसका हल कैसा होता है, संगत हल होता है। इसको आश्रित हल भी कहते हैं और इसका अनंत अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनंत अनेक हल होता है इस कंडीशन में। आर यू ओके? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तो तीन मेथड होता है। एक होता है विलोपन मेथड, दूसरा है प्रतिस्थापन और तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में क्या करते हैं, उसी को वही इंपॉर्टेंट हम लोग को समझने लायक है, बाकी दोनों तो आसान ही है। इसमें ये याद रखो बी सी ए बी, इतना याद रहेगा, बी सी ए बी, और नीचे में भी लिख लेना बी सी ए बी। ऊपर में बच्चा 1 1 1 कर लो, ऊपर में क्या कर लो बेटा 1 1 1 कर लो, और नीचे में 2 2 2 2 लगा लो, और ऐसे करके तीर लगाते चलो, कोई दिक्कत। और यहाँ बेटा लिखना x, यहाँ पे y और यहाँ पे लिखना 1। अब इसको क्या करें सर, तो लिखो x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। और ऐसा यदि करोगे तो आपको वज्र गुणन विधि से आपको x y का मान मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। दोस्तों एपी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, परिमित एपी और अपरिमित एपी। परिमित एपी क्या होता है दोस्तों, परिमित एपी में जो टर्म्स होता है, जो पद होता है वो लिमिटेड होता है, लेकिन अपरिमित एपी में जो पदों की संख्या होती है वो अनगिनत होता है, इसीलिए इसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया। और जो एपी का जो एनवां पद होता है दोस्तों, होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एनवां पद को अंतिम पद भी कहा जाता है, ए को प्रथम पद कहा जाता है दोस्तों, ये फर्स्ट टर्म है, और एन है पदों की संख्या। दोस्तों डी सर्वांतर है, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सर ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी के किसी भी लगातार दो पदों में से अगले वाले पद और पिछले पद का अंतर, यहाँ पे जो सर्वांतर है वो 2 है, और यहाँ पे जो सर्वांतर है वो कितना है, 3 है। तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि डी का मान क्या होगा। और दोस्तों एन पदों का जो योग होता है एस एन पदों का जो योग होता है वो क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला होता है n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन होता है, ये भी इसका एक सूत्र ही है, ठीक है। और एस एन बराबर दोस्तों यदि हम लोग को पता है
तो एक Tn का मान भी निकाल सकते हैं। Tn बराबर होता है Sn-1। और दोस्तों D का जो वैल्यू होता है वो होता है Tn-1। इस बात को हम लोग इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इतना ही फॉर्मूला से हम लोग का एपी खत्म हो जाता है। इतना में ही एपी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। यही फॉर्मूला है, इसी का एप्लीकेशन किया जाता है, इसी का यूज किया जाता है। ठीक है ना। अब बात आया दोस्तों त्रिभुज का। त्रिभुज जो होता है दोस्तों, हम लोग का जो चैप्टर त्रिभुज है, इसमें कुछ भी नहीं है। दो समरूप त्रिभुज जो होता है ना, दो समरूप त्रिभुज, उसका क्या खास बात होता है? जो समरूप त्रिभुज होते हैं उसके संगत भुजा समानुपाती होते हैं। ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर। संगत भुजा समानुपाती है। और संगत कोण बराबर होता है, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण ए बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण आर। ये आपका बराबर मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, ठीक है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो उसके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये यदि इसका संगत भुजा का अनुपात है तो इसके वर्ग के बराबर। ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। इस तरह का क्वेश्चन धड़ल्ले से आता है, आप लोग को पता ही होगा। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बनाते हैं आपको ये पता होगा कि धड़ल्ले से इस तरह टाइप के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा बेटा थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या होता है? ये भी एक प्रमेय ही है ना कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के समानुपाती होता है। थेल्स प्रमेय क्या होता है दोस्तों? यदि ये त्रिभुज है एबीसी और बीसी के समांतर कोई रेखा डीई है, मतलब डीई है समांतर बीसी के, तो ऐसी स्थिति में एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी होगा। इसी को कहा जाता है थेल्स प्रमेय। और दोस्तों एक और चीज पाइथागोरस प्रमेय, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पाइथागोरस भी बहुत इंपॉर्टेंट। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों बचपन से ही जानते होंगे। किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यही क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। और इस दोनों पे अलग अलग ढंग पे क्वेश्चन आते रहता है। तो फॉर्मूला तो यही है ना दोस्तों, इसी का बृहद रूप हम लोग को करके क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा के दिया जाता है। तो ये सब चीज हम लोगों को मालूम होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों दूरी सूत्र क्या होता है। यदि दो बिंदु का निर्देशांक गिवन हो, ये बिंदु ए है और ये बी है, इसका निर्देशांक x1, y1 है और इसका निर्देशांक x2, y2 है, तो जो इसका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ का, जो दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे वो क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमको ये बताओ कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? बताओ ना। 0,0 होता है। अब तुमको कोई पूछ दे मूल बिंदु से a, b की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से a, b की दूरी क्या होगी? तो दूरी निकालने के लिए हम लोग को पता ही है x2 माइनस x1, तो x2 का काम a कर जाएगा और x1 का काम 0 करेगा, y2 का काम b कर जाएगा और y1 का काम कौन करेगा? 0 करेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा बोलो? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इतना आसान होता है हम लोग का ये निर्देशांक ज्यामिति। अब हम लोग देखेंगे विभाजन सूत्र दोस्तों। विभाजन सूत्र क्या होता है? यदि दो बिंदु का निर्देशांक गिवन हो, ठीक है, और इसको अंतः विभाजन कोई सी m अनुपात n में कर दिया,
ए का निर्देशांक x1, y1 है, ठीक है, और बी का निर्देशांक x2, y2 है। तो इस सी का निर्देशांक क्या होगा, यही हम लोग को निकालना है। यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है x बराबर वो दोस्तों होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और ये अंतःविभाजन है। क्या है? अंतःविभाजन। और y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। दोस्तों यदि y है विभाजन होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, प्लस के जगह पे हर एक जगह क्या रख देते, माइनस रख देते। यहाँ जो प्लस है वहां पे माइनस रख देते, तो वो y है विभाजन का सूत्र हो जाता। अब दोस्तों इसी में हम लोगों को एक और चीज पढ़ना होता है, वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि उसके तीनों बिंदु का निर्देशांक हम लोग को गिवन हो, तीनों शीर्षों का निर्देशांक गिवन हो, तो कैसे निकालते हैं। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और यदि दोस्तों तीन बिंदु संरेखी हो, यदि तीन बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो सूत्र है ना, इसको 0 के बराबर कर दोगे तो जो ए बी सी बिंदु है वो संरेखी होगा, ऐसा तब हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रही है ना? आ रही होगी। अब मान लो हम लोगों को त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे रखा है, x1, y1, x2, y2, x3, y3 ये दे रखा है। अब हम लोगों को इसके सेंट्रॉइड का, जो इसका केंद्रक है उसका निर्देशांक क्या होगा, ठीक है, तो वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। इस बात को याद रखें। किसी भी त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक उसके शीर्षों के निर्देशांक यदि हम लोग को गिवन हो तो उसके x निर्देशांक का सम बटे 3 और y निर्देशांक का योग बटे 3 कर देंगे, हम लोगों को केंद्रक का निर्देशांक मिल जाएगा। यदि दोस्तों दो बिंदु दिया हो और उसका निर्देशांक पता हो, ठीक है, तो उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में इतना जानकारी काफी है, लेकिन आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक बोले तो वो x, 0 लेना, और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक बोले तो वो 0, y लेना। x निर्देशांक को भुज कहा जाता है, y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। x निर्देशांक को क्या कहा जाता है, भुज, ठीक है, और y निर्देशांक को कोटि, ऑर्डिनेट कहा जाता है। आर यू ओके? अब मैं दोस्तों आपको त्रिकोणमिति बता